हेलो गाइस। आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 7 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि बीम फांगपिंग के पीछे जो कुछ कल्ट का मेंबर आया था वो उससे बदला लेने की कोशिश में था, और उसके स्कूल के गेट के बाहर वो अपनी वैन में कुछ लोगों के साथ आया हुआ था, अपनी टीम के साथ, और वो अपनी टीम के मेंबरों को बता रहा था कि ये वही लड़का है। और अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस वैन में से कुछ लोग निकलते हैं। सभी के हाथ में कुछ ना कुछ वेपन होता है, किसी के हाथ में हॉकी होती है, किसी के हाथ में स्टील की रोड होती है। और वहाँ वो स्टूडेंट्स को, जो भी स्कूल के बाहर होते हैं बच्चे, उनको मारने पीटने लगते हैं सभी को। किसी के बाल खींचने लगते हैं, किसी पे रोड से हमला कर रहे होते हैं। फांगपिंग देखता है कि क्या हो रहा है ये आसपास। तभी वो जो उनकी गैंग की लीडर होती है लड़की, को कहती है, हे बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। और उसके फांगपिंग के पीछे आती है और उस पर हमला करती है और कहती है, तुम्हें अपनी सोल हमारे गॉड को सेक्रीफाइस करनी होगी। और उस पर जोरदार हमला करती है। फांगपिंग उसके पंच को कैसे न तैसे अपने हाथों से ब्लॉक करता है, पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके ब्लॉक करने से। उसे पता चल जाता है ये तो मार्शल आर्टिस्ट है, इसने तो अपनी बॉडी को हार्ड किया हुआ है, ये कैसे पॉसिबल, इसकी तो ताकत बहुत ज़्यादा है। और इसके चेहरे पर जो निशान है वो उस लड़के जैसा है, ये शायद उसी कल्ट के मेंबर का है, ये मुझसे बदला लेने आए हैं। तभी भी फांगपिंग उछलता है और उस पर अपनी किक से हमला करता है जोरदार। वो लड़की उसकी किक को आराम से ब्लॉक कर लेती है। वो लड़की फांगपिंग को छाती के कपड़े पकड़कर उसे ज़मीन पर ढकेल देती है जोरदार, और उस पर जोरदार पंच मारने जा रही होती है। फांगपिंग वो पंच देखकर बिल्कुल घबराया होता है कि मैं इस पंच से नहीं बच पाऊंगा। तो वो उसके पैर पर अपने पैर से किक मारता है, जिससे उसका बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है और जो पंच होता है वो ज़मीन पर टकराता है। वो पंच की पावर देखकर फांगपिंग कहता है, ये कोई सिंपल राइड नहीं है, दंगा नहीं है, ये सिर्फ मारपीट करने नहीं है, ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दोबारा से वो पंच मारती है उसके ऊपर पूरी जोर से, कहता गॉड तुम पर दया करे। और फांगपिंग कह रहा है, इससे मैं कैसे बच पाऊंगा, ये तो अवेकन है। तभी वो पंच फांगपिंग पर पड़ने वाला होता है और कह रहा होता है कि मैं तो गया, आज मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। तभी उस लड़की पर जोरदार कोई पंच मारता है और वो एक ही पंच में दूर जाकर पड़ती है लड़की, और उसका जो खून होता है वो फांगपिंग के चेहरे पर पड़ता है और लड़की दूर जाकर दीवार पर पड़ती है। और वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ से खून टपक रहा होता है, जिसने अभी उसको पंच मारा है। और वो आदमी कहता है आके, मैंने सोचा नहीं था ये लोग इतना दंगा करेंगे, और वो भी बीचों बीच यहाँ स्कूल के। वो फांगपिंग उसे देख रहा होता है और वो आदमी कहता है, स्टूडेंट तुम्हें चोट तो नहीं लगी है कहीं पे। फांगपिंग उस लड़की की बॉडी देखकर बिल्कुल उल्टी करने को हो गया था, क्योंकि उस बॉडी में से खून निकल रहा होता है। और वो कह रहा होता है, इसी सिर्फ एक पंच ने इसको इस तरह इस स्टेट में लेके आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो उल्टी करने वाला हूँ। और तो फिर वो आदमी पूछता है, क्या तुम ठीक हो लड़के, तुम ठीक हो? हाँ, तुमने पहली बार देखा होगा ये सब चीज़, तो तुम्हें उल्टी पड़ना जायज़ है। तो वो कहता है, तुम क्या बेटर फील कर रहे हो? तो कहता है, आप कौन हो? तो कहता है, मैं डिटेक्टिव ब्यूरो से हूँ। और फांगपिंग भी पूछता है, क्या आप लोग इनको जानते हो, इन बंदों को, ये क्या करने आए थे? कहते ये बंच ऑफ लुनेटिक्स हैं, पागल लोग हैं। कहते तुम मजाक कर रहे हो, ये मुझे मारना चाहते थे, ये कोई मामूली लोग नहीं है, और तुम इन्हें कोई वैसे ऐसी डिस्टर्बेंस और छोटे मोटे पागल लोग कह रहे हो, ये यहाँ पर मारने आए थे। और आदमी उसकी हालत देखकर फांगपिंग की उसे दिलासा देता है। रुयांग ने बहुत आर्मी को पहले ही डिस्पैच कर दिया, डिटेक्टिव ब्यूरो के कई मेंबरों को। यहाँ पर पूरी इंटायर सिटी अब हमारे कंट्रोल में है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा कुछ वापस नहीं होगा। तभी वहाँ पर अंकल टान आ जाते हैं। स्टूडेंट फांगपिंग, क्या तुम ठीक हो? तभी वो उसको आके चेक करता है, क्या तुम्हें खून तो नहीं आया, क्या तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है क्या? तभी वो डिटेक्टिव कहता है, रिलैक्स मिस्टर टान, ये लड़का ठीक है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो फांगपिंग नाम सुनकर कहता है, अच्छा यही वही स्टूडेंट है क्या जिसका वांग जियान जिक्र कर रहा था और जिसकी की ब्लड और पूरे रियांग में सबसे ज़्यादा है? वो कहते मिस्टर जांग, वो कहता हाँ ये वही है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो ये हमारा जो स्कूल की प्रोडेजी है ये अभी मारा जाता, तो हम किसको जवाब देते? दैट्स राइट। वो आदमी भी कहता है, हम ठीक टाइम पे पहुंच गए यहाँ पर। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि ये इनका पहली बार नहीं था अटैक, इन्होंने पहले भी इस एरिया में स्टूडेंट्स पे बहुत हमला किया है, मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स पे। ये इनका पैसन है, ये बहुत ही नफरत करते हैं मार्शल आर्टिस्ट से और खासकर स्टूडेंट से। ये स्टूडेंट्स को प्रिविलेज्ड बच्चे मानते हैं कि उनको सब कुछ मिला हुआ है और ये आसानी से कॉम्बैट टेक्निक्स भी सीख रहे हैं। तो ये इन्होंने यही डिसाइड किया कि सबसे पहले हम डिस्टर्ब कर सकते हैं हायरार्की में, तो इन बच्चों को टारगेट करके ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा नहीं था कि ये इतना कुछ कर जाएंगे ही, तो इसलिए हमने थोड़ा सा डील छोड़ी हुई थी इनके ऊपर। तो अब पर हमने सख्ताई बरतनी होगी, तो अब हमने थोड़ी यहाँ पर टाइट कर देंगे।
देर वाज ए मार्शल आर्टिस्ट, इनके बीच में एक मार्शल आर्टिस्ट था। हाँ हाँ, वो उसको मैंने ठिकाने लगा दिया है, उसने फांग पिक पर हमला करा था, वो बहुत ही ताकतवर थी। कहता है थैंक यू सो मच, अगर तुमने हमारा स्टूडेंट नहीं बचाया होता तो फांग पिक मन ही मन सोच रहा होता आखिरकार ये क्या है मार्शल आर्टिस्ट। मैं इस इन पिछले कुछ दिनों में 2 मार्शल आर्टिस्ट से लड़ चुका हूँ और मेरे सामने ही आ रहे हैं और दोनों ही ताकतवर थे। पिछली बार तो मैं उस क्रिमिनल को अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ मैं उससे हराने में कामयाब रहा था, पर अब की बार तो मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया और ये लड़की बहुत ही ताकतवर थी, बहुत ही डेंजरस थी। अगर मुझे मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक, बैटलिंग टेक्निक नहीं आई तो मैं कैसे ग्रैंड मास्टर बन सकता हूँ इतनी जल्दी। मैं तो मारा जाऊँगा इससे पहले ही। अगर मेरे सामने ऐसे ही मार्शल आर्टिस्ट ताकतवर आते रहे, मुझे और ताकतवर बनना होगा। तभी डिटेक्टिव के वहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट आता है, कहता है रिपोर्टिंग सर, मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने सभी के सभी कल्प्रेट को पकड़ लिया है और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं और कुछ लोग मारे गए, कुछ 9 लोग मारे गए और कुछों की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। और फिर कहता है शायद वे दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे स्कूल में कभी भी। डिटेक्टिव रिपोर्ट सुनकर चौंक जाता है और कहता है इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया यहाँ पर, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अंकल टांग डिटेक्टिव से बोलता है मिस्टर चांग, तुम ये कल्ट का मैटर आगे सुलझाओ, मैं एजुकेशनल ब्यूरो से बात करता हूँ स्टूडेंट के जो नुकसान पहुँचा है उनको क्लेमिंग दिलाने में हमें। तभी डिटेक्टिव कहता है आखिरकार हमें एजुकेशनल ब्यूरो को इसमें घसीटना ही होगा। अब अंकल टांग कहता है इस ऐसी सिचुएशन में हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कुछ चारा नहीं है। तो फिर वो अंकल टांग फांग पिंग के पास जाता है, फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चोट चोट नहीं लगी तो नहीं ना, तो ये टिश्यू लो, अपने चेहरे को साफ कर लो, तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वांग जियान को कैसे एक्सप्लेन करता। तभी फांग पिंग कहता है अंकल टान, क्या तुम मुझे कॉम्बैट टेक्निक सिखा सकते हो, लड़ने की तकनीक सिखा सकते हो। वो अंकल सोचता है क्या कॉम्बैट टेक्निक, इसकी तुम्हें क्या जरूरत। फांग पिंग कहता है यस, मुझे सीखनी है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना है, नहीं तो इस तरह से तो मैं इस सोसाइटी में जी नहीं पाऊँगा। अंकल टान फांग पिंग को कहता है कि तुम एक बार मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाओगे ना, तो मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे तो स्कूल तुम्हें इस चीज़ के बारे में टीच करेगा। बट कल्टिवेटिंग बैटलिंग टेक्निक्स अब इस पीसफुल एज में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी फांग पिंग कहता है आपका कहने का मतलब क्या है। ग्रैंड मास्टर मा, ताइमो, कल्ट के मेंबर और डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मेंबर सभी तो बैटलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। फिर अंकल टान कहता है तुम्हें ऐसे सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कल्ट अब आज के टाइम पे मार्शल आर्टिस्ट का नंबर्स बढ़ रहे हैं और सभी के सभी अपनी बोन हार्डनिंग कर रहे हैं और अपनी वाइटलिटी टेक्निक को बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ जो टेक्निक्स हैं बैटलिंग टेक्निक्स वो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ही हाथ में है, उनका ही काम है हमारी सुरक्षा करना। हमें तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का ही कार्य है, हमें सिर्फ अपनी डिफेंसिव मैकेनिज्म को ही बढ़ाना है। इस आज के टाइम पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हम बैटलिंग टेक्निक को फोकस करेंगे तो फिर वो क्या काम करेंगे, ये चीज़ बताकर फांग पिंग को वो मना कर देता है, यानी टलका देता है इस काम के लिए कि मैं क्या सिखाऊंगा। तभी वो कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए क्लीन कपड़े और यूनिफॉर्म दिला देता हूँ, तुम नहा धो लेना और उसके बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा और मैं तुम्हारी इसी बहाने तुम्हारे माँ बाप से भी मिल लूँगा। आखिरकार क्यों। तभी वो भी फांग पिंग मन ही मन सोच रहा था कि मेजोरिटी ऑफ मार्शल आर्टिस्ट इतने अच्छे नहीं हैं अब के टाइम पर। वांग जियान को फ़ोन मिला रहा होता है अपने इस सिचुएशन के बारे में कि मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक मुझे सीखनी है, पर वांग जियान फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, वो गाड़ी में जा रहे होते हैं घर की तरफ। तभी वो उससे पूछता है अंकल टान क्या हुआ, तो भी तेरे चिंतित क्यों, फ़ोन नहीं उठा रहा क्या, तुम्हारे घर से फ़ोन नहीं उठा रहे। तो कहता है नहीं। तभी वो कहता है हाँ राइट, वो भी मिला के देखता है। तभी फांग पिंग अपने फ़ोन पर मैसेज देखता है जो कि इसकी तरफ से अंकल टान की तरफ से जो 2 लाख रुपए उसने मांगे थे वो आ गए थे उसके अकाउंट में। और कहते हैं मैं तो इतना बिजी हो गया था इन कुछ दिनों में, मैंने चेक भी नहीं किया मैसेज। तो अंकल टान ने अपने जो वादा था वो पूरा किया और मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और कहता है अभी तुम्हें सिर्फ अपने वाइटलिटी पर फोकस करना है, असेसमेंट डे आने वाला है और द सिटी हैज़ गिवन द रिवॉर्ड, तुम्हें रिवॉर्ड दे भी दिया है, तुम्हें पैसे तुम्हारे भेज दिए हैं, तुम्हारे गुड जॉब और उससे फिस्ट बम्प करने की कहता है। अच्छा चलो चलो फिस्ट बम्प करते हैं, अभी तुम अमीर हो गए हो, चलो मुझे ब्रो फिस्ट दो। तो वो दोनों फिर सभी चीज़ को भूल कर वो कहता है ऑफ कोर्स और उसे फिस्ट बम्प करता है फांग पिंग। ही इज़ रियली समवन नेचर, वांग जियान ने ही इसको ऐसा बनाया है। कल्ट इशू हैड कम टू एंड, कल्ट का सिचुएशन ख़त्म हो गई और वो घर पर पहुंचते हैं। तभी घर पर सेलिब्रेशन करने के लिए सब उसकी फैमिली तैयार होती है फांग पिंग की और उस पर वो छोड़ते हैं, वो पटाखा सा होता है, ग्रेचुलेसन पिंग पिंग ब्रो। तभी अंकल टान होता है उसके ऊपर आके सारे के सारे पढ़ते हैं, कहते हैं सॉरी टू इंटरप्ट,
वो कहते हैं तुम कौन हो। तभी फांग पिंग वहाँ उसके पीछे से निकल के आता है, डैड मॉम फांग यॉन तुम। तभी वो कहते हैं पिंग पिंग तुम आ गए, कंग्रेचुलेसन। और वो उससे बताता है कि ये वाइस चीफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हैं, ये मेरे साथ घर पर आए मुझे छोड़ने के लिए। तो वे चौंक जाते हैं, इतने बड़े आदमी हमारे लड़के के साथ। तभी वो उसकी बहन उससे बात कर रही होती है और उसे वे चाय चुए दे रहे होते हैं अंकल टान को। उसकी बहन कहती है उसे कि मेरे भाई बहुत बढ़िया, तूने तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चीफ को पटा लिया और यहाँ पर ले आया घर पर। और फांग पिंग कहता है मुझे नहीं पता ये किस लिए आया है यहाँ पर, अभी भी मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो अंकल टान फिर उसके पापा से बात कर रहा है कि सॉरी फॉर विजिटिंग ओल्डर ब्रदर, मैं अचानक यहाँ पर आ गया, पर बस मुझे तुमसे मिलना था, तुमसे कुछ बात करनी थी। अंकल टान उन्हें बताता है कि जब मैं फांग पिंग के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे आपकी फैमिली के बारे में पता चला, उसकी फैमिली के बारे में, कि तुम्हारी थोड़ी हालत, तुम्हारी जॉब भी छूट गई और तुम्हारी हालत थोड़ी ख़राब है फाइनेंशियली। तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑफ़र करना चाहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही अंदर, और तुम्हारी सैलरी 5000 युआन होगी, प्लस इंश्योरेंस भी होंगे और हाउसिंग भी मिलेगी तुम्हें। तभी उसका डैड खुश हो जाता है, मंथली सैलरी 5000। तभी उसकी बेटी भी आकर कहती है पापा ये बहुत ही अच्छी है, आप इस ऑफ़र को ले लीजिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। वांग बिग भी कहता है डैड आपको एग्री करना चाहिए, अंकल टान का सजेशन बहुत ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। तभी उसका डैड ओके कर देता है कि हाँ ठीक है। तभी वो कहता है अंकल टान ऑलराइट ब्रदर, मुझे और कुछ भी काम देखना था, मुझे अभी जाने की इजाज़त दे दीजिए। तभी वो कहता है डिनर तो करते जाइए आप। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर कभी फैमिली टाइम बाद में, आप अभी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, मैं अभी चलता हूँ। तभी फांग पिंग उसे गेट के बाहर लेकर जा रहा होता। तभी उस लड़की भी उसकी सिस्टर भी कुछ बड़बड़ा रही होती है, अब तो हमारा पर्सनल नाता हो गया है चीफ से, अब तो जॉब मिलने पे भी आसानी होएगी फांग पिंग भाई को। और उसकी बहन, उसकी पत्नी कह रही थी अभी तुम्हें ना ब्रदर को बाहर किसी खाने पे लेके जाना चाहिए, अपने पति को कह रही थी। तो उसका बाप भी कह रहा था कि हाँ हाँ, मैं फांग पिंग का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा ना तो मैं इनको बाहर लेके जाऊँगा खाने पे अच्छे से। तो फिर फांग पिंग उसको छोड़ के आता है और कहता है मॉम डैड सीरियस होकर कि आप कल फ्री हो। तभी उसका बाप कहता है कि हाँ क्या बात है बेटा बताओ। तो कहता है स्कूल ने मुझे एग्ज़ाम पास करने पर रिवॉर्ड दिया है, वो भी एक घर, क्या हम उसको देखने चलें कल। क्योंकि सभी चौंक जाते हैं उसकी फैमिली के मेंबर, क्या घर, घर तुम्हें गिफ्ट किया? ये वही घर है जो फांग पिंग ने ख़रीदा था। अब उसको बहाना मिल गया ये सब चीज़ बताने का कि अब स्कूल ने उसे गिफ्ट किया है, पर स्कूल ने ऐसा कुछ उसके घर गिफ्ट नहीं किया है। और ये चैप्टर 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको चैप्टर 7 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।